हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ठीक है। इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वनडे एग्जाम फैक्ट्री, वनडे एग्जाम FACTRY, ठीक है। ये चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। इसके पहले जो है ऑलरेडी हम ये पॉलिटी गवर्नेंस कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। पॉलिटी गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है। वनडे एग्जाम फैक्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जो है ये भी कंप्लीट करा चुके हैं। ये जो है कल से हम स्टार्ट किए हुए हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी, PT 365 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना मर्तबा एटलीस्ट सुन भी लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम आप सभी का किल नहीं करेंगे क्योंकि 25 मई 2025 को एग्जाम होने वाला है UPSC PT का। समय अपने पास बहुत कम है, ठीक है। देखिए, मैंग्रोव संरक्षण, ठीक है। मैंग्रोव कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज में रहा है, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC PT के लिए। तो हम लोग इस पे देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम आकलन जारी किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो ये जांच किए गए मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से लगभग 50% को वल्नरेबल और एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि वल्नरेबल और एंडेंजर्ड क्रिटिकली कैटेगराइज किया गया, ठीक है। इस IUCN क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज मैंग्रोव से रिलेटेड है वो हम लोग देख लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम के तहत ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस जैसे कि संगठनों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर के लगभग 44 देशों में से 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। ये जैव विविधता कन्वेंशन के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता, ठीक है, यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लिए प्रमुख संकेतक में से एक है, ठीक है। दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव, उत्तर पश्चिम अटलांटिक में मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया। कहाँ कहाँ? भारत सहित, यानी दक्षिण, बोले तो दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया, इसके बाद श्रीलंका, मालदीव, उत्तर पश्चिम अटलांटिक, ये जो एरिया है मैंग्रोव पारिस्थितिकी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। भारतीय मैंग्रोव को स्थिति क्या है, तो अंडमान और बंगाल की खाड़ी लीस्ट कंसर्न है, यानी कि लगभग अभी यहाँ पे है मैंग्रोव की अच्छा खासा पेड़ वगैरह है, ठीक है। दक्षिण भारत क्रिटिकली एंडेंजर है और पश्चिम भारत में वल्नरेबल है, ठीक है। मैंग्रोव और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में हम बात करें तो देखिए, मैंग्रोव यहाँ ऊपर कर दे, मैंग्रोव और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में। तो मैंग्रोव के बारे में ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, गर्म शीतोष्ण तटीय क्षेत्रों के लिए दुनिया में एक समुद्र तटों का लगभग 15% कवर किए हुए है, ठीक है। मैंग्रोव के द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाएं क्या क्या है, तो कार्बन प्रसादन, यानी कि लगभग 11 बिलियन टन जो है कार्बन का प्रसादन करते हुए ये समान आकार के उष्ण कटिबंधीय वनों की तुलना में 3 गुना अधिक है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण आपदा जोखिम न्यूनीकरण ये इसमें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में मैंग्रोव की स्थिति क्या है। तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 के अकॉर्डिंग भारत के लक्षद्वीप समूह, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव क्रिटिकली एंडेंजर श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत वन सर्वेक्षण, यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण की बात करें कंजर्वेशन से, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में भारत मैंग्रोव क्षेत्रों में पिछले आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर, लगभग 0.34% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वनों की प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, ठीक है। मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई पहल, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया था, तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द
शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम मिस्ट्री, ठीक है, यानी कि मिस्ट्री योजना या पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी मंत्रालय, मंत्रालय तो आप सब कुछ भूल जाइए, मंत्रालय बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक होता है ना 99% मंत्रालय से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत, हो सकता है कृषि मंत्रालय दे दे तो आप समझेगा यार पेड़ पौधे से रिलेटेड है, मैंग्रोव वगैरह, है ना। देखो मैंग्रोव जो है एक लाइक बोले तो एक ट्री होती है, पेड़ वगैरह होती है। ये अक्सर मैंग्रोव इसलिए जरूरी है कि आप देख सकते हैं जब फ्लड वगैरह आता है ना, फ्लड वगैरह जब आता है तो फ्लड में नदी के पानी जो होती है उसको रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही यानी कि जब फ्लड आता है तो उसके जड़ जो होते हैं मैंग्रोव्स के काफी स्ट्रांग होते हैं, तो बहाव क्षेत्र जो होता है ये इरोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, इरोजन नहीं होने देता है, जिसके यानी बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट है। प्लस हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे आप समझ सकते हैं कितनी जरूरी है। फ्लड वगैरह नहीं होगा, बारिश वगैरह होगी उसकी पानिया को कंट्रोल करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज इसकी बहुत बेनिफिट है, ठीक है, पर्यावरण के लिए तो है ही, इसके साथ फ्लड से रिलेटेड है, अर्थक्वेक वगैरह से भी बहुत कुछ हद तक ये कैप्चरिंग करता है, लाइक बोले तो ये बहुत ही जरूरी है मैंग्रोव्स, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में है, तो सुंदरवन डेल्टा ये तो है ही, इसके साथ ही तमिलनाडु वाले दक्षिण पोर्शन, इसके बाद कुछ आपको मिल जाएगा ये क्या बोलते हैं गुजरात वाले जगह पे, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पे भारत में ऑलरेडी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है सस्टेनेबल एक्वा कल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम पहल जो है, इसके तहत संधारणीय एकीकृत मैंग्रोव जलीय कृषि प्रणाली का उपयोग करने वाले जलीय कृषि फॉर्मों का निर्माण किया जाता है। मैजिकल मैंग्रोव अभियान, इसके तहत वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर द नेचर इंडिया के द्वारा 9 तटीय राज्यों में नागरिकों को मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है, यानी इसको प्रोटेक्शन देने के लिए वहां के नागरिक को प्रेरित किया गया है, अवेयरनेस दिया गया है। मैंग्रोव प्रवाल भित्ति संरक्षण प्रबंधन राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम लाया गया है। वैश्विक स्तर पर क्या क्या शुरू हुआ है, तो मैंग्रोव ब्रेक थ्रू, इसके मिस्र के श्रम अल शेख में यूएनएफसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ 27वां जो हुआ है उसमें यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन ऑफ द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जीएमए ने आरंभ किया था, ठीक है। ये सभी हितधारकों के लिए 2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव के भविष्य को सुरक्षित करने का लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, और $4 बिलियन के साधारणीय वित्त की सहायता प्रदान किया जाता है, किसके लिए, मैंग्रोव के लिए, ठीक है। अन्य संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या है, तो वन सलाहकार समिति फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में है। तो वन सलाहकार समिति जो होता है ये वन क्षेत्रों में हाइड्रो और अन्य विकास परियोजना के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक की कटाई से जुड़े सर्वेक्षण के लिए अग्रिम फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए छूट दिया है। एफएसी से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कौन कौन काम करता है, इसमें क्या क्या वर्क होते हैं, अधिनियम कौन सा लगता है, ये हम लोग देख ले थोड़ा। तो ये क्या है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में 1972 दे, 1986 दे, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा एक्ट के तहत, 1980 के तहत, ठीक है। एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, सॉरी एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है एफएसी गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को मंजूरी देता है। इसके साथ ही एफएसी जो है यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ये भूमि प्राप्त करने से संबंधित अनुरोध की वैधता का आकलन करता है और न्यूक्लियर योजनाओं को मूल्यांकन करता है। इसके साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकी वन्य जीव पर्यावासों को होने वाले संभावित नुकसान पर विचार करता है, ठीक है। लेकिन गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग के संबंध में एफएसी जो है यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी भूमिका सलाहकारी प्रकृति की होती है, ठीक है, यानी कि सलाहकार मात्र का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम री
एस्टोरेशंस क्या है, तो हाल ही में जैव विविधता अभिसमय सीबीडी जो है, ये इसके सचिवालय ने पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल के शुभारंभ का 10वां वर्षगांठ मनाएगा। कौन सा मनाया, तो 10वां वर्षगांठ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली के बारे में अगर हम बात करें तो ये सहयोग आधारित परियोजना है। 2014 में साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया की कोरियर फॉरेस्ट सर्विस सीबीडी के कार्यकारी सचिव के सहयोग के रूप में किया था। सीबीडी का सचिवालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आईची जैव विविधता लक्ष्य जो है ये 5 से 5, 14 और 15 के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण पुनर्बहाली के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों योजनाओं के क्रियान्वित करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहल के एमजीबीएफ के कार्यान्वयन में विकासशील देशों के सीधे समर्थन देता है। फेरी के द्वारा शुरू की गई अन्य पहले क्या क्या है, तो 2016 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ 13 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 13वां में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाल अल्पकालीन कार्य योजना को अपनाया गया था। वी प्लान फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाल के लिए निर्णय लेने में सहायता करने वाले एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ की प्राकृतिक पुनर्स्थापन योजना, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। कह रहे यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्राकृतिक पुनर्स्थापना योजना को मंजूरी दिया है। प्राकृतिक पुनर्स्थापना योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप पर लागू होने वाला ये व्यापक कानून है। ये यूरोपीय संघ और यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ठीक है। एनआरपी की बात करें यानी कि एनआरपी जो है नेचुरल रिस्टोरेशन प्लान है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यूरोपीय संघ की भूमि समुद्री क्षेत्रों में प्राकृतिक दीर्घकालीन रिकवरी, इसके साथ ही पुनर्स्थापना संबंधित बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक यूरोपीय संघ के कम से कम 2% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर करना है। इसके साथ ही पुनर्स्थापना की भी आवश्यकता है और पारिस्थितिकी तंत्रों को 2050 तक रिकवरी भी करना है। फोकस कौन कौन क्षेत्रों पे है, तो आर्द्र भूमि वन पे है, घास के मैदान से संबंधित है और रिसेंटली जो कानून जो है परागण करने वाले कीट वन पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया गया है। कार्यान्वयन की बात करें तो ये योजना जो है यूरोपीय संघ देशों की राष्ट्रीय पुनर्स्थापना योजना के माध्यम से लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी न्यूज बहुत ही चर्चा में रहा है, यूरोपीय संघ नवीनीकरण यूरोपीय यूनियन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन की बात करें तो यूरोपीय आयोग ने लागू करने की तिथि 1 वर्ष बढ़ाने की प्रस्ताव किया है, ठीक है। यूरोपीय संघ नवीनीकरण के बारे में हम बात करें, निर्वनीकरण इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सुनिश्चित करना है यूरोपियन यूनियन बाजार में आने वाली कुछ मुख्य वस्तु यूरोपियन यूनियन विश्व के अन्य हिस्सों में वन्य कटाई वन संरक्षण में योगदान नहीं देता है, क्योंकि पाम ऑयल, ठीक है, यानी कि पाम ऑयल जो होता है, सोया ऑयल, बीफ, कोको, लकड़ी सहित कई तरीकों के उत्पादन पर ये लागू होता है। कंपनियां की बात करें तो ये उत्पादनों को यानी कि प्रोडक्शन के स्रोत जो होता है, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन को सत्यापित करना होता है। इसके साथ ही उन वस्तुओं का उत्पादन संसाधनीय तरीके से किया गया, ठीक है। यूरोपीय यूनियन कानून जो है ये बाजारों में निर्यात करने वाले देशों के व्यापार बाधा से साबित हो सकता है, ठीक है, यानी निर्यात वगैरह हो जाता है ना, एक्सपोर्ट इनपुट, उस पे कह रहा है आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और महासागर यानी कि वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड द ओशियन, ठीक है। ये बहुत ही न्यूज में है तो थोड़ा हम लोग देख ले। कह रहा है हाई सी ट्रीटी यानी कि खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, हाई सी ट्रीटी बहुत ही चर्चा में रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों को जैव विविधता समझौता के हस्ताक्षर को मंजूरी दिया है। इसके साथ ही खुले समुद्र में संयुक्त राष्ट्र संधिया और हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट है खुला सागर यानी कि खुला सागर, हाई सी उच्च सागर क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय सीमांकन के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या आंतरिक जल क्षेत्रों के बाहर जल क्षेत्र का खुला समुद्र हाई सी कहते हैं, ठीक है। प्रादेशिक सीमांकन की बात करें तो टेरिटोरियल डिमार्केशन की बात हो रहा है, तो ये अनक्लोज महासागरों के विविध क्षेत्रों में सीमांकन करता है। प्रादेशिक समुद्र की बात करें तो टेरिटोरियल सी जो है ये तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है, ठीक है, यानी कि ये जो जैसे मान लो कि गुजरात का ये तट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है,
ये तमिलनाडु हो गया, केरल, कर्नाटक। तो ये समुद्र से सपोज करो कि यहाँ पे अपना जो है अरब सागर है, तो यहाँ से समुद्र से 12 मील ये समुद्र हो गया और यहाँ से 12 मील मान लो यहाँ तक आता है, तो ये जो है 12 मील मान लो यहाँ तक है टेरिटोरियल सी। ये जो है भारत के पूरे कब्जों में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी कि भारत इसमें अपना मछली पालन कर सकता है, खनन वगैरह कर सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन वगैरह से उसमें क्रूड ऑयल वगैरह अगर है तो निकाल सकता है उसे, ये कर सकता है। ये सारी चीज भारत के क्षेत्र में आएगा, इतना 12 समुद्री मील इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सतहित्र क्षेत्र, यानी कि कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। सन्निहित क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन की बात करें तो 24 समुद्री मील, यानी कि ये मान लो कि ये भारत की ये वाला इलाका हो गया, तो यहाँ से 24, तो 12 यहाँ तक हो गया। मान लो यहाँ तक ये समुद्र है, तो 12 यहाँ, तो 12 यहाँ, तो 12 24 हो गया, तो ये 24 समुद्री मील हो गया, ठीक है। ये भारत का क्षेत्र यहाँ से प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे कि समुद्री मील तक फैला होता है और ये एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है। इसमें संबंधित देश के आसपास अपने प्रादेशिक क्षेत्र में उल्लंघन को रोकने के लिए निर्धारित प्रवर्तन अधिकार होता है, ठीक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, इसका विस्तार जो है तट से 200 समुद्री मील तक होता है। यानी ये तट हो गया हमारा, तो यहां से 200 समुद्री मील तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे कि 200 समुद्री मील तक हो सकता है, इस संबंधित को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त नहीं होता है। ग्लोबल कॉमन या फिर वैश्विक साझा क्षेत्र खुला समुद्र क्षेत्रों को महासागर क्षेत्र के लगभग 64% यानी कि लगभग 2/3 क्षेत्रों को कवर करता है, इसे ग्लोबल कॉमन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीबीएनजी, ठीक है। बीबीएनजी समझौता के बारे में, तो इसका औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता संरक्षण संधारणीय उपयोग समझौता कहा जाता है, ठीक है। अनक्लोज के तहत अगर हम बात करें, यानी कि यूएनसीएलओएस अनक्लोज संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, इसके तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है? एक इंटरनेशनल संधि होता है, ट्रीटी होता है। जब भी बीबीएनजी समझौता लागू होता है तो यूएन क्लॉज जो होता है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत तीसरा कन्वेंशन समझौता होगा। ये 2 समझौते निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं? अनक्लॉज, ठीक है, 11 कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का समझौता है। ये खनिज संसाधनों की खोज में निष्कर्षण से संबंधित है। 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता प्रवासी मछली प्रजाति स्टॉक संरक्षण प्रबंधन से संबंधित है। अंगीकरण की बात करें, इस समझौते को 2023 से अपनाया गया था। ये 2 वर्षों तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगा। जून 2024 तक 91 देशों ने बीबीएनजी समझौता हस्ताक्षर किए हैं और 8 उपकारों ने इसकी पुष्टि की, अभिपुष्टि किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान एवं दीर्घ अवधि में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों पर परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता संरक्षण संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत ने बीबीएनजी समझौता कार्यान्वयन के नेतृत्व करेगा, ठीक है। अब ये बीबीएनजी उसी समय से सुन रहे हैं, ये क्या है? तो इसके लागू का दायरा क्या है? तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के समुद्री क्षेत्रों यानी कि एबीएनजी पर लागू होता है और ये खुला समुद्री भी शामिल है इसमें, ठीक है। ओपन जो सी है, ओशियन है, इस पे भी लागू है। युद्धपोत हो गया, सैन्य विमान हो गया, नौसेना सहायता पर लागू नहीं होता है। किस किस पे लागू नहीं होता है? किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान, नौसेना, जैसे कि सैन्य विमान हो गया, जैसे कि मान लो कि हवाई क्षेत्र है, उस पर लागू नहीं होगा। नौसेना का सहायता पर लागू नहीं होता है, ठीक है। युद्धपोत है, उस पर नहीं होता है। केवल भाग 2 गैर वाणिज्यिक सेवा में किसी भी सरकारी जहाज पर लागू होता है। यह जो है भाग समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है। संस्थागत व्यवस्था संधि से तहत निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो उस पर हम लोग देख लेते हैं। कह रहे पक्षकारों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, यह निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय होता है। वैज्ञानिक तकनीकी निकाय भी होता है। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म भी बनाया जाता है। मुख्य रूप से ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। विषय विशिष्ट समितियां भी होती है और वित्तीय तंत्र इसके स्वैच्छिक ट्रस्ट निधि, विशेष ट्रस्ट निधि, ग्लोबल फैसिलिटी फंड संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीबीएनजी संबंधित
यानी संधि के 4 मूल घटक क्या क्या है, तो ये जो है एक में समुद्री अनुवांशिक संसाधन, ठीक है, यानी कि जिसमें लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण शामिल है। एमजीआर तंत्र से देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान से जुड़े अधिकारों को दायित्व भी महत्व दिया गया है। कोई भी एबीएनजी से संबंधित एमजीआरएस का संप्रभु अधिकार दावा या प्रयोग नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र में आधारित प्रबंधन उपकरण जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र उपाय शामिल है। एबीएमटी की बात करें तो ये समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के आसपास में बेहतर रूप से जुड़ने नेटवर्क की स्थापना करना है। वर्तमान में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एमपी अंटार्कटिका के रॉस सागर में स्थित है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की बात करें तो क्षमता निर्माण समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्ताक्षर, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि संपूर्ण विश्व के समुद्रों महासागरों के मामलों में कानूनी व्यवहार उनके संधारणीय उपयोग के लिए व्यापक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। 1982 में अपनाया गया था और ये 1994 में लागू हुआ था। ये अब लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति मिल गई है। भारत सहित 170 देश के पक्षकार है। ये महासागर गतिविधियों के संबंध में देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसके साथ ही संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी प्रावधान करता है। अनक्लॉज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नितल प्राधिकरण की स्थापना करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। कह रहा है कि ये न्यूज में क्यों है, तो भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई है, ठीक है। कहाँ कहाँ देखी गई है भारत में, तो लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुए हैं। प्रवाल विरंजन की इसके बारे में हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है, ये द्वीप समूह का निर्माण कोरल एटोल से हुआ है। क्या चीज से हुआ है, तो कोरल एटोल से हुआ है और ये कोरल ब्लीचिंग के कारण बड़े संकट का सामना कर रहा है। कावर्ती द्वीप, ठीक है, कावरती कहीं लिखेगा कहीं कवर्ती लिखेगा, तो ये दोनों एक ही है। कावर्ती द्वीप समूह जो है एक्रोपोरा म्यूरिक्टा और पोरिट्स सिलिंड्रिका जैसी लगभग सभी प्रवाल प्रजातियों में ब्लीचिंग या विरंजन की घटना देखी जा रही है। लक्षद्वीप में अधिक सहन क्षमता वाली प्रवाल प्रजातियां जैसे कि पोरिटस, ल्यूटिका, पाओना, वेरियन भी विरंजन ब्लीच की घटना देखी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी 2005 से 2021 के बीच मन्नार की खाड़ी में जीवित प्रवाल की लगभग 37% घर कट के कितना हो गया है, 27.3% हो गया है। गोवा में देखें तो प्रवाल विरंजन की घटना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी भी केवल प्रजाति गोनियोपोरा तक ही सीमित है, ठीक है। आप देख सकते हैं कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, ये हो गया अरब सागर, ठीक है। ये लक्षद्वीप है यहाँ पे, और ये मन्नार की खाड़ी हो गया बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे परवाल एवं परवाल विरंजन के बारे में, तो कोरल मूंगा प्रवाल अकशेरुकी इनवर्टेब्रेट जीव है जो निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित है। आमतौर पर इसे हार्ड कोरल या फिर सॉफ्ट कोरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्ड कोरल भित्ति रीफ निर्माणकारी प्रवाल होते हैं और इनके चट्टान जैसे अस्थित पंजार कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। प्रवाल भित्तियां हार्ड कोरल के पॉलिप्स से बनती है। जूजैंथले नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके ये शैवाल उन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां क्या क्या है, तो लगभग गर्म यानी कि 23 से 29 डिग्री सेल्सियस रहता है। लवणीय जो होता है ये 32 से लगभग 42 पीपीटी तक होता है। ये साफ और उथला समुद्र और स्थिर तापमान प्रचुरता मात्रा में सूर्य प्रकाश के कारण ऐसा होता है, ठीक है। प्रवाल भित्तियां का महत्व की बात करें तो ये लगभग 25% जो है समुद्री जीवन का पोषण करने वाले उच्च जैव विविधता उत्पादक होती है और इस वजह से इन्हें अक्सर समुद्री वर्षावन कहा जाता है, ठीक है। ये तूफान के प्रभाव गति को कम करता है, इन्हें पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ये कार्बनिक सिंक के रूप में कार्य करता है। कोरल ब्लीचिंग, जब ये प्रवाल तापमान, प्रकाश, पोषक तत्वों जैसी स्थितियों में परिवर्तन से दबावग्रस्त होते हैं, ठीक है, वे अपने सहजीवी शैवालों से स्वयं अलग कर देते हैं और पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वर्तमान में 2023-24 में चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना दर्ज किया गया है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर तापमान में वृद्धि, समुद्र में प्रवेश जल का मिलना, प्रदूषण वगैरह भी है। इसके साथ ही निम्न ज्वार महासागर अम्लीकरण भी होना, जैविक आक्रमण, एपिजूटिक्स कोरल में रोगजनक जनित विरंजन से भी हो जाता है। भारत के प्रवाल संरक्षण की शुरू की गई पहले, तो भारत में प्रवाल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इस इनिशिएटिव लाया गया है? तो कानूनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत तटीय विमानन क्षेत्र, ठीक है, यानी कि कोस्टल एरिया जोन जो है, कोस्टल सॉरी CRZ है ना, C से हो जाएगा कोस्टल, R से हो जाएगा रेगुलेशन और Z से जोन हो जाएगा, ठीक है। ये अधिसूचना 1991 जैसे कि कानून भारत में कोरल रीफ का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्रवाल प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। कोरल रीफ जो है ये रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर यानी कि कच्छ की खाड़ी, गुजरात का मरीन नेशनल पार्क, यह परियोजना 2008 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गुजरात वन विभाग ने शुरू किया था। भारतीय पर्यावरण संरक्षण की बात करें, ये गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर के कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों को सफलतापूर्वक बहाल किया गया, ठीक है। लगभग जो है 10,000 वर्ष पहले, ठीक है, कितने पहले? लगभग 10,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी है प्रवाल प्रजाति की एक शाखा स्टैग हॉर्न कोरल की कच्छ खाड़ी में पुनः बहाल करने में सफलता मिला है। बायो रॉक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। किस चीज का? बायो रॉक तकनीक का, ठीक है। वैश्विक पहल यानी कि ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है इसको बचाने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल जो है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव 1994 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन पक्षकारों के पहले सम्मेलन में स्थापित किया गया था। भारत जो है ICRI का सदस्य है। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटिव परियोजना के तहत पूरे यूरोप में एक्वेरियम में कोरल बैंक बनाया गया है और G20 कोरल रिसर्च डेवलपमेंट एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधित सुर्खियों क्या है? तो आर्टिफिशियल रीफ की बात करें तो तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर लगभग 300 आर्टिफिशियल रीफ्स यानी कि कृत्रिम भित्तियां स्थापित किया गया है, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल बनाया गया, ठीक है। इसके साथ ही यह वास्तव में प्राकृतिक प्रवास को फिर से स्थापित करने या पुराने पर्यावास को मजबूत बनाने के लिए तकनीक का उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्हें निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र नितल स्थापित किया जाता है जहां से एक आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम रिफ्स दरअसल प्राकृतिक रिफ्स के तहत ही काम करती है। प्रयुक्त सामग्री चट्टान, शिंडर ब्लॉक्स, लकड़ी, पुराने टायर, चूना पत्थर, स्टील, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य का मत्स्यिकी विभाग जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रिफ का निर्माण कर रहा है और ये कदम जो है कदम का उद्देश्य तटीय मत्स्यिकी की गतिविधियों को पुनर्जीवित करना, ठीक है। नेक्स्ट है रामसर स्थल यानी कि रामसर स्थल जो है रामसर साइट की बात करें तो बहुत न्यूज में है। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत ने नई आर्द्रभूमि रामसर साइट सूची में शामिल की गई है। तो भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 85 हो गया है। कौन कौन सा शामिल किया गया है वो भी हम लोग देखें तो नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। दोनों पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित जलाशय है यानी कि मानव के द्वारा मैनमेड है। मैनमेड मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो मानव निर्मित जलाशय नागी बांध, नकटी बांध है, ये दोनों पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। नागी अभ्यारण्य गंगा के मैदान से स्थित है। इसका भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता भी के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। नंजरायन झील की बात करें तो ये एक बड़ी उथली आर्द्रभूमि है और इसका नाम राजा नंजरायन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसके जीर्णोद्धार मरम्मत का कार्य करवाया था। इसमें जल की आपूर्ति मुख्य रूप से वर्षा के द्वारा नल्लर नदी पहुंचने वाले जल से होती है, ठीक है।
कुजुवेली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ये पांडिचेरी के उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। और खारे पानी की उथली झील है। क्या है? खारे पानी की उथली झील है। ये झील उप्पुकली क्रीक एडियंथिटू इस्रूरी द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। तवा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर अवस्थित है। ये तवा देनवा नदियों के संगम पर निर्मित एक जलाशय है। इसे जलाशय में जल की आपूर्ति अन्य मुख्य स्रोतों मालनी, सोनभद्र और नागद्री नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्द्र भूमि के बारे में। तो आर्द्र भूमि ये जल के समृद्ध भू क्षेत्र होते हैं। रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी भी आर्द्र भूमि को निर्धारित 9 मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है। वो मानदंड क्या है उसमें हम लोग देख लेते हैं। नियमित क्या है? तो लगभग 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों का आश्रय प्रदान करना या फिर जैविक विविधता का संरक्षण करना। इसके महत्व क्या है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी की सतह से लगभग 6% हिस्से पर आर्द्र भूमि का विस्तार है। इसके बावजूद ये विश्व की लगभग 40% जो है जैव विविधता को जीवन प्रदान करता है। इसके साथ ही पृथ्वी की किडनी की तरह होते हैं, क्योंकि जलीय पादप जो होता है वो धातुओं और अधिक पोषक तत्वों की अवशोषित कर लेता है। पोषक तत्वों का चक्रण के बारे में बात करें तो ये कार्बन प्रच्छादन यानी कि कार्बन जो है सिक्वेस्ट्रेशन होता है। ठीक है। रामसर कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो है एक एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है। यानी कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों का संरक्षण, उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और भारत में ये 1971 में ईरान के शहर में अपनाया गया था और भारत इसका सदस्य कब बनता है? 1982 में। अच्छा, 1971 में तो ईरान के शहर में अपनाया गया था, लेकिन लागू होता है 1975 में। आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ मेंशन भी है। भारत 1982 में कन्वेंशन का पक्षकार बना। अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्र भूमि की सूची की बात करें तो रामसर सूची में ऐसी आर्द्र भूमि शामिल है जो कि समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रूप से रखती है। रामसर सूची की बात करें तो रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत 9 मानदंडों में से कम एक मानदंडों को पूरा करना है। वो क्या है? इस कन्वेंशन के साथ अनुबंध करने वाला पक्षकारों की आशा किया जाता है कि वह अपनी रामसर साइट को इस तरह प्रबंधन करेंगे कि वह अपना पारिस्थितिकी गुण बनाए रखे। ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसी रामसर साइट शामिल होता है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण, मानव जनित अन्य गतिविधियों के कारण इनके पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा हो या होने की आशंका हो। ठीक है। उसको जैसे कि मानो कि जैसे कि प्रदूषण फैल रहा है ना, तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। हाँ, तो उससे क्या होगा कि वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वैसे साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, जिससे आपको बचाने की जरूरत होती है। ठीक है। तो अपन ध्यान देखना है। भारत जो है लोकटक झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये लोकटक झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा, केवलादेव आपका हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गुजरात है, गुजरात से जस्ट सटे लगे हुए ये राजस्थान यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रही आर्द्र भूमि, अदर वेटलैंड इन न्यूज। ठीक है। तो देखो पेंगोंग तसो झील जो है, पेंगोंग तसो झील ये एक एंडोफिरिक भू आबाद झील है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। कौन सी है? खारे पानी की झील है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में है। इस झील के जल का रंग अलग अलग समय पर अलग अलग दिखता है। ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ये याद रखना है। तो ये कहाँ है? पेंगोंग तसो झील तो लद्दाख में है। आप पेंगोंग तसो झील के बारे में आप लोग को याद होगा, यदि अगर आप रेगुलर न्यूज पढ़ते हैं तो 2020 में चाइना के साथ जो झड़प हुआ था इंडियन आर्मी और चाइना के आर्मी के द्वारा, ये पेंगोंग तसो झील में ही, यहीं पे लद्दाख वाले एरिया में। आप याद होगा आपको डेट भी अगर आप कहे तो हम रिकॉल करा दे आपको।
15, 16, 16 जून की बात है। 16 जून, 16-17 जून की बात हम बता रहे हैं। 16 जून के समथिंग, 16-17 जून के समथिंग ऐसा हुआ था। और लगभग ये झड़प जो हुआ जिसमें ज्यादा लोग मारे गए, लगभग वो 20 जून के समथिंग था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कांवर झील की बात करें तो कांवर ताल जो है, कांवर झील मीठे पानी का एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इस झील को गंडक, बाया, करेह नदिया से पानी मिलता है। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील। ये मध्य एशियाई उड़ान मार्ग और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है, यानी कि बाहर से जो है, विदेशों से बहुत ऐसे इसमें मतलब पक्षी आते हैं जो यहाँ पे अपना ठहराव करते हैं, अपना जगह बनाते हैं रुकने के लिए, ठीक है। तो कहाँ पे है? बिहार में है, जो आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो सुंदरवन मैंग्रोव जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र है। इसका नाम हेरिटेरा फोम्स प्रजाति के वृक्ष के नाम से रखा गया है, जिसे बंगाली भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों को डेल्टा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुलिकिट झील। तो ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकिट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु और यहाँ से आंध्र प्रदेश, और दोनों के ये सीमा पे है। तो इसलिए ये पुलिकट झील, याद कैसे कीजिएगा, यानी पुल कट गया, ऐसे याद करना है, ठीक है। पुल कट गया, पुलिकट झील ऐसे याद करना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये झील जो है, चिल्का झील उड़ीसा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की वाली लैगून झील है। पहला कौन है? तो उड़ीसा के चिल्का झील है। दूसरा कौन है? पुलिकट झील है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, और यह झील मुख्य रूप से कलंगी और अरनी नदी से जल प्राप्त करती है। इस झील में बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य संबंधित सुर्खियां, अदर रिलेटेड न्यूज क्या है। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव, यानी यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव के बारे में संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट ने एक नई पहल स्प्रिंग की शुरुआत की है। इसका पहला लक्ष्य है 2030 तक, कब तक? 2030 तक प्राकृतिक नुकसान को रोकना, प्राकृतिक स्थितियों को फिर से बहाल करना। स्प्रिंग इनिशिएटिव की बात करें तो यह 200 निवेशकों के गठबंधन द्वारा समर्थित है। ये निवेशक संयुक्त रूप से 15 ट्रिलियन पारिस्थितिकी परिसंपत्ति का प्रबंधन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रकृति के नुकसान से समाज को होने वाली हानि से निपटाना, हानि और भूमि क्षरण को रोकने हेतु कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा, यानी कि पहलों को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक पोर्टफोलियो वैल्यू बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं उथले जलवृत प्रबंधन, यानी कि सैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट की बात करें तो हाल ही में तेलंगाना में एसएम पायलट मॉडल लॉन्च किया गया है। उथले जलवृत प्रबंधन की बात करें तो ये जो है संधारणीय शहरी जल प्रबंधन तकनीक है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जल को बाहर निकालने के लिए उथले जल जो होता है, उथले जल वाले बोरोवेल्स से खुदाई की जाती है, और इसमें वर्षा के दौरान नीचे की परतों में जल का पुनर्संचय होता है, ठीक है। जल स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। यानी कि उथले जल बोरोवेल्स की इसके तहत खुदाई होता है, और वर्षा की जो जल है वो भूमि के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यानी कि पुनर्संचय जल हो जाता है, पुनः यानी फिर से दोबारा जो है जल वहां पे धरती में अंदर प्रवेश करता है, जल स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना शुरू किया है। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम की बात करें तो इसके उद्देश्य जल भृतों को चिन्हित करना और भूजल प्रबंधन के लिए योजना विकसित करना। आप देख सकते हैं गाइस, पहले क्या होता था, पहले के समय में ये आप लोग गाँव में सुनते होंगे कि गाँव वगैरह में हम लोग के यहाँ कहा जाता था इनार बन रहा है, इनार होता था। हम जब काफी छोटे होते थे तो दादी मेरी बोलती थी कि इनार में मत जाना, गिर जाएगी, है ना। पहले के लोग जो है इनार वगैरह रखते थे खेती वगैरह करने के लिए, उससे काम बहुत सारी चीजें होती थी, है ना। इनार से पानी भी पीने के लिए निकाला जाता था, ठंडा पानी होता था। अभी क्या है कि जल को स्टोरेज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जो है ऐसा इनिशिएटिव ले रही है। हमारा जो रेन वाटर जो है
अब 2022-23 में अमित शाह के द्वारा ये भी किया गया था कैच द रन, यानी कि रैन रन को कैच द रन मतलब कि लाइक बोले तो रेन, यानी कि वर्षा के पानी को बूंदे को पकड़े, लाइक उसको बर्बाद नहीं करे, स्पॉइल नहीं करे, ये इनिशिएटिव लाया गया था। तो कहने का मतलब है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बारिश के पानी कहीं न कहीं स्टोरेज होती थी और उससे खेती की जाती थी। इवन आप लोग देखते थे गाँव वगैरह में पहले पनसोखा बनता था, जो भी आप नहाते हैं वो पानी जो है पनसोखा में, यानी बालू वगैरह रख करके और वो बनता था और उसमें वो क्या है स्टोरेज हो जाता था और वो कहीं न कहीं धरती के अंदर सोखता था। अभी देखो कि वाटर जो है काफ़ी डेप्थ चला गया है। इतना आप ज़्यादा मतलब खुदाई करने के बावजूद वाटर जो है पानी नहीं निकल पाता है। तो कहीं न कहीं वो काफ़ी अंदर तक चला जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि वर्षा के जो पानी वगैरह है उसको स्टोरेज करें। खेती आप बंकर भी बना सकते हैं और किसानों को खेती में भी वो काम आ सकता है ना? उसे खेती किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी जगह देख लो, तो पेड़ कटाई हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसान है। एंड आप सब समझ ही रहे हैं, मेंस का आप लोग जब पेपर लिखते होंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो उसमें लिखना होता है कि उसे हम कैसे-कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वाटर को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्पॉइल नहीं कर सकते, है ना? आपको वे फॉरवर्ड बताना होता है कि हाँ, हम इस माध्यम से वाटर को वाटर कंज़र्वेशन कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके पानी को हम लोग बंकर बना कर के स्टोरेज कर सकते हैं। जब गर्मी के मौसम आए उस समय भी आप पानी खेतों में देखते हैं जल्दी बहुत सारे जो होती है ना, लाइक धान में पानी नहीं पट रहा है, तो ये नहीं हो रहा है जिसके कारण धान नहीं हो पाया है, चावल महँगी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ जो है आपको मतलब थिंकिंग करना है कि इससे क्या लॉस हो सकता है, इससे प्रॉफ़िट क्या हो सकता है। लाइक बोले तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब इसको आगे की राह हम क्या-क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अमृत उत्सव, अमरूत योजना, ये सारा आप लिख के बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे-ऐसे इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत हम इसके तहत ये काम कर सकते हैं, ये वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कंक्लूजन में इनिशिएटिव में आप दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी ऑलरेडी पढ़ते होंगे, बट डोंट वरी हम टाइम के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिशमीप पहल, ठीक है? तो ये फिशमीप पहल क्या है? फिशमीप इनिशिएटिव। तो फिशमीप के अनुसार उत्पादन योग्य मत्स्य बायोमास वैश्विक अनुमानों में 10% के अधिक गिरावट दर्ज किया गया है। इसकी शुरुआत जो है ये इसकी फिशमीप से ये मतलब है कि फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कैपरिजन प्रोजेक्ट, ठीक है, 2013 में शुरू किया गया था। वैश्विक नेटवर्क या दुनिया भर में 100 से अधिक समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र मॉडलर और शोधकर्ता का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में ये पहल अत्याधुनिक संख्यात्मक मॉडल में एक सेट के जरिए समुद्री परितंत्र और मत्स्यिकी पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए खाद्य कृषि संगठन के साथ काम कर रही है। फिशमैप 2.0 फिशमीप जो है 2.0 इसे मिडलिंग प्रतिरूपण अनुमानी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसी वर्ष 2024 लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देख ले थोड़ा सुर्खियों में रही शब्दावलियां, यानी कि इसके मतलब क्या है, ठीक है, वो हम लोग देखें। प्लैंकटन क्रैश, प्लैंकटन क्रैश क्या है? नोकिल लुका सिलिन ये है नो नोक्टिलुका, नोक्टिलुका सिंटिलिनस को फाइटोप्लैंक्टन का एक प्रकार है जो बड़ी संख्या में मृत हो चुकी है और उनका रंग लाल हो जाता है। इसी स्थिति में उनकी कोसेरकू यानी कि कोशिकाओं से रंगीन रंजक पिगमेंट बाहर निकल जाते हैं और ये रंजक फिर चट्टानों और समुद्री नितल से चिपक जाते हैं। इससे ये सतह जो होता है बायोफिल्म और जैसी परत बन जाती है और रेड टाइड के कारण बनती है। उत्पादन चक्र जो है आरंभिक चरण में पोषक तत्वों की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कमी के कारण प्लवक जो है मरने लगते हैं, ठीक है। जल की गुणवत्ता अचानक परिवर्तन के बाद चरणों में प्लवक मर जाते हैं, ठीक है। गैप लिमिटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। गैप लिमिटेशन ये बहुत ही ज्यादा वर्ड चर्चा में रहा है। तो गैप लिमिटेशन पारिस्थितिकीय संबंधी अवधारणा है। ये जो है एक आधारित है शिकारियों यानी कि प्रीडेटर जो होता है शिकारी, प्रीडेटर के द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले शिकार यानी कि प्रे का ही शिकार किया जाता है और ये शिकारी जबड़े के खुलने पंजे की
पकड़ के दायरे को गैप से तय होता है, ठीक है। इसका मतलब है छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी बड़े शिकार को खा सकते हैं। लिमिटेशन का महत्व होता है, यानी कि खाद जाल को आकार देना, अनुकूलन को बढ़ावा देना, शिकारी शिकार संतुलन को बनाए रखना, पारिस्थितिकीय तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है मेगाफोना। मेगाफोना क्या है? तो मेगाफोना शब्द का इस्तेमाल एक निश्चित वजन सीमा, आमतौर पर 50 किलोग्राम से ऊपर के जीवों के लिए किया जाता है। मेगाफोना को उनके आकार के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। मेगा हर्बीवोरस पाद पक्षी होती है, ठीक है, यानी कि हर्बीवोरस होती है, ठीक है। मेगा हर्बीवोरस पाद पक्षी होती है, मेगा कार्निवोरस मांस पक्षी होती है, और मेगा ओमनीवोरस मांस भक्षी होती है, ठीक है। प्लाइस्टोसीन युग के अंतर्गत बाद में मेगाफोना के मानव जीव दबाव के रूप में काफी नुकसान खासकर मेगा हर्बीवोरस और मेगा कार्निवोरस को हुआ है, ठीक है। किसको हुआ है? तो हर्बीवोरस का मतलब होता है जो घास पेड़ पौधा ये सब खाता है, पत्ता वत्ता, ठीक है। मेगा कार्निवोरस का मतलब होता है, यानी कार्निवोरस जो मांस खाता है, और ओमनीवोरस यानी कि जो घास भी खाता है, ओमनीवोरस ये सब जो मतलब पत्ते वत्ते भी खाते हैं, दूसरा साथ मांस भी खाते हैं, ठीक है। देखो कुछ विलुप्त मेगाफोनल प्रजाति में वुलू मैथल, इसके बाद सेब्र टूथर्ड, जायंट, ऑस्थलोज आदि शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्ट्रोमेटोलाइट, ठीक है। एस्ट्रोमेटोलाइट की बात करें, एस्ट्रोमेटोलाइट वास्तव में चट्टानी संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियों के द्वारा निर्मित होती है। सेट्रोमेटोलाइट का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान की परतें, यानी कि लेयर्ड रॉक। ये पृथ्वी के व्यापक ऑक्सीकरण परिघटना, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। ये परिघटना की वजह से ही पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ है और फिर वायुमंडल का संगठन संरचना बदल गया है। ये आमतौर पर चरम जवाल यानी कि जलवायवीय स्थिति वाली जगहों पर मिलते हैं, इसलिए दुर्लभ जगहों पर मिलते हैं और पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं। हाल ही में लाल सागर के पास भूमध्य पूर्व में उथले जल लिविंग मरीन एस्ट्रोमेटोलाइट्स की पहली बार खोजा गया, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय यानी कि डीएनए। इन्वायरमेंटल डीएनए बहुत ही चर्चा में है। ईडीएनए सभी जीवों अपने जीवन काल में या फिर मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्थलीय जलीय वातावरण में डीएनए छोड़ जाते हैं और जीव अपनी त्वचा, मूल मूत्र आदि के जरिए जो है डीएनए को वातावरण में निर्मुक्त करते हैं। इसे ही ईडीएनए कहा जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति की उपस्थिति का पता लगाने और जैव विविधता का आकलन करने के लिए ईडीएनए पद्धति को तेजी से उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक तरीकों से विपरीत यानी ईडीएनए अप्रोच विश्वसनीय, सटीक होता है, इसकी लागत भी कम होती है। इसकी जानकारी आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजाति के लिए लाल सूची तैयार करने, अन्य संरक्षण उपायों के लिए आईयूसीएन को सूचित करने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूज उद्भवन स्पेसिएशन। प्रजाति उद्भवन स्पेसिएशन एक वंशज विभाजन की घटना है जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रजाति को जन्म देता है और ये प्रक्रिया जैव विविधता में वृद्धि होता है। प्रजाति उद्भवन की तरीके क्या है? ये विस्थानिक प्रजाति उद्भवन, एलोपैट्रिक, जब प्रजातियों की आबादी पहाड़ों या नदियां जैसी भौगोलिक बाधाओं को कारण भौतिक रूप से अलग हो जाती है, एक प्रजाति का उद्भव होता है। परिधीय प्रजाति की बात करें यानी कि उद्भवन, पेरियपैट्रिक, किसी प्रजाति की बड़ी आबादी के पास भौगोलिक बाधाओं के कारण उसे एक छोटी आबादी वाली नई प्रजाति का उद्भव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरापैट्रिक। यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग वितरित प्रजातिगत आबादी से नई प्रजातिगत का उद्भव होता है। और समस्थानिक प्रजाति उद्भवन यानी कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन एक जीवित पैतृक प्रजाति में से एक नई प्रजाति विकास है। ये तब भी हो सकता है जब आबादी भौगोलिक बाधाओं के बिना एक ही क्षेत्र में रह सकती है। समस्थानिक प्रजाति की बात करें यानी कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में एशियाई शेर और बंगाल टाइगर इतने लंबे समय तक के अस्तित्व में रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैव संदीप्ति, ठीक है। तो जैव संदीप्ति
बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? ये कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होता है। उत्सर्जित प्रकाश को स्रोत वास्तव में जीवों, एंजाइम और उत्प्रेरित ऑक्सीजन अभिकरणों से उत्पन्न ऊर्जा होता है। ठीक है, उत्पन्न ऊर्जा है। ये प्रकाश उत्सर्जन के लिए दो विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है, ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरेजेन, फोटोप्रोटीन। जैव व संपदीय जीवों से नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैव संपदीय की दीप्ति की बात करें, ये परिघटना सबसे ज्यादा समुद्री जीवों में रखी जाती है। समुद्री जीवों जैसे कि स्पॉन्ज, जेलीफिश हो गया, हटैच मछली हो गया, क्रीमी सी वायलेंट, जुगुन, इसके बाद जुगनू हो गया, कवक, बैक्टीरिया, स्कीड, जिलेटिनस, जीवप्लैंक्टन, जेलीफिश, कॉम जेली, ये सारा गुण पाया जाता है। ठीक है, जैव संदीप्ति के कार्य की बात करें, शिकारी जानवरों से बचने के लिए जीवों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करता है और शिकार को अपनी और आकर्षित करना, समान प्रजातियों के बीच संचार स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। तो फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? फैक्ट्री फार्मिंग का आशय होता है नियंत्रित परिस्थितियों में कम जगह में अधिक पशुधन और कुक्कुट पालन की प्रणाली से होता है। इसका उद्देश्य है कम लागत पर पशुधन की उत्पादन क्षमता, डेयरी उत्पादन के उत्पादन को अधिकतम करना। फैक्ट्री फार्मिंग के प्रभाव एंटीबायोटिक प्रतिरोधी पशुजन रोग, पर्यावरण का क्षरण और स्वास्थ्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो वुडी इंक्रोचमेंट क्या है? ठीक है, वुडी अतिक्रमण। तो वुडी इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्षों और झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि से है। ये अधिकतर पारिस्थितिकीय तंत्र में देखी गई है। इसे खुले पर्यावास, अधिक वृक्ष आवरण, अधिक झाड़ियों वाले पर्यावास में बदल जाते हैं। इसके चलते पारिस्थितिकी तंत्र एक रूपता यानी कि होमोजेनिसेशन आती है और इसका अर्थ है कि विविध बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र वुडी वनस्पतियों की एक जैसी परत में बदल जाता है। सवाना की बात करें तो सवाना घास के मैदान जैसे कि खुले पारिस्थितिकी तंत्रों में वुडी अतिक्रमण के कारण घास के मैदानों में रहने वाले देशज पक्षियों की संख्या में कमी आई है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन एंड ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर क्या है? तो ग्रीन वाटर मिट्टी वनस्पति में नमी संदर्भित करता है और जल विज्ञान चक्र का हिस्सा। ग्रीन वाटर को पौधों अपने जड़ों अवशोषित कर उपयोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है। यह वर्षा लाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक है। ब्लू वाटर के तहत बात करें तो झीलों, नदियों और जलाशयों में पाए जाने वाले सतही भूजल को सम्मिलित किया जाता है। ब्लू वाटर का पुनर्भरण वर्षा द्वारा होता है। ठीक है, तो ये रहा गाइज न्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रहे संगठन। ठीक है, देखो सुर्खियों में रहे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज। वन्य जीव वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजाति के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, सीटेट्स से रिलेटेड हम लोग देख ले क्या क्या न्यूज में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये राष्ट्रीय सरकार के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों, वनस्पति के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे। इसकी उत्पत्ति IUCN की बात करें तो एक संकल्प के द्वारा 1963 में इसका मसौदा तैयार किया गया था और ये कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। पक्षकार 184 देश है, भारत भी इसका पक्षकार सदस्य है। ठीक है, सीटेट परिशिष्ट की बात करें तो ये प्रजाति को यानी कि प्रजाति को उनके अधिक उपयोग की स्थिति के अनुसार आवश्यक सुरक्षा स्तर प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ठीक है, सीटेट परिशिष्ट की बात करें तो परिशिष्ट 1 में इसमें ऐसी प्रजाति शामिल होता है यानी कि जिन पर विलुप्त का खतरा मंडरा रहा है या फिर ये प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, परिशिष्ट 1 में जो होता है। परिशिष्ट 2 में जो होता है इसमें क्या क्या है? इसमें शामिल प्रजाति वर्तमान में खतरे में नहीं है लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि आप अगर व्यापार वगैरह कर सकते हैं तो इसके अस्तित्व पे खतरा पड़ सकता है, इसलिए परिशिष्ट 2 में रखा जाता है। ठीक है, निर्यात परमिट या फिर पुनर्निर्माण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और आमतौर पर इनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती है।
परिशिष्ट 3 की बात करें तो सीटेट के किसी भी पक्षकार देश के अनुरोध पर किसी भी प्रजाति को इस परिशिष्ट में शामिल किया जाता है ताकि ऐसी प्रजाति के असंदर्भनीय या गैर कानूनी उपयोग को रोका जा सके। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट या फिर प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देख ले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण। गाइस ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लगभग 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, 55 मिनट का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ एंड या फिर कंप्लीट कर दे, 2 को तो और बचा है ना। इसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे। छोटा छोटा है, हम लोग इसे भी देख ही ले पहले, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN प्राकृतिक संरक्षण संधारणीय संसाधन उपयोग पर केंद्रित पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसका गठन हुआ था 1948 में। सदस्यता जो है सरकार और गैर सरकार संगठन अनुसंधान, इसमें सभी मेंबर शामिल हो सकते हैं। सरकारें भी भाग ले सकती है, गैर सरकारी संगठन भी हो, कोई NGO वगैरह हो, अनुसंधान रिसर्च संस्था, ये सब हो सकते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, तो जैव विविधता संरक्षण करना, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी नीतियों को आकार देना, ठीक है। इसका मुख्य पहल क्या है, तो IUCN ग्रीन लिस्ट, यानी कि यह प्रभावी संरक्षण क्षेत्रों को मान्यता देती है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की बात करें तो यह संरक्षण संबंधी संवाद के लिए वैश्विक मंच है। प्राकृतिक आधारित समाधान यानी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्राकृतिक आधारित उपायों का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट की बात करें अगर हम लोग, तो ये रिपोर्ट जो है एग्रीकल्चर कंजर्वेशन, इस रिपोर्ट में कृषि संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा होती है। इसके साथ ही कृषि जो है सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में शामिल 34% प्रजाति को खतरे में डालती है और IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग 17% प्रजाति को पर्यावास के रूप में कृषि भूमि के दर्ज किया गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र प्रभावशीलता का आकलन करता है और जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान यानी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के समाधान में प्राकृतिक अनुकूलन उपायों को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर द नेचर, ये सब इन्वायरमेंट का सारा आपका है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में सब ये आपको पढ़ना पड़ता है। देखो इसका यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर जो है इसका हेड ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। ये संगठन लगभग 100 देशों में कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे नवीन समाधान विकसित करना जिस उनका लाभ यानी पहुंचाना है जो समुदायों वन्यजीव उनके निवास स्थानों को रक्षा करे। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के मोरगेस में स्थित IUCN के मुख्यालय विश्व वन्यजीव कोष के रूप में किया गया था। 1985 में इसका नाम बदल करके वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर द नेचर कर दिया गया और WWF इंडिया की स्थापना 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुआ था। ये वैश्विक आंदोलन का अर्थ आवर का योजना करता है और ये उत्पत्ति 2007 में सिडनी में लाइटस ऑफ द मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत हुआ था। हर साल अलग अलग देशों के स्थानीय समय के अनुसार मार्च माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिपोर्ट के सूचकांक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट जो है, अच्छा ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आपसे पूछेगा कि कौन जारी करता है, तो ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि UNEP जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो आपको एक एक चीज थोड़ी मोटी मोटी जो बातें हैं ओवरऑल याद रखना है। स्थापना कब हुआ, ये कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन मेंबर है, कितने टोटल मेंबर है, ये सारे आपको देखना है। पिछले 50 वर्षों में 1970 से 2020 में वन्यजीव आबादी 73% की गिरावट दर्ज किया गया है। ताजे जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट हुई है। इसके बाद स्थलीय और समुद्री जीवों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया भारत के
उपभोग पैटर्न को अपना लेता है तो 2050 तक एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अपन इतना फैक्ट याद रखना है। कल हम लोग यहाँ से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, ये सारा हम लोग देखेंगे। गाइज, ये मेरा चैनल न्यू है एंड जो भी न्यू एस्पायरेंट होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपका जो भी सुझाव होगा प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइज, रहा बात पीडीएफ का, तो देखो लिंक पेस्ट करो तो कहाँ से करो ये बताओ आप। तो कहने का मतलब है टेलीग्राम रहता है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो। तो ऐसा अभी मेरे पास कोई टेलीग्राम वगैरह मैंने बनाया नहीं है एंड जैसे बनेगा मैं कोशिश करूंगी सारा पीडीएफ प्रोवाइड करूं। एंड कमेंट में और भी कुछ आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, देखो इसमें एक्स्ट्रा हम अपने से जोड़ के कुछ इसलिए बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक्स्ट्रा कहीं कहीं बता भी देते हैं, क्योंकि देखो उससे क्या है ना कि समय भी किल होगा। ऑलरेडी आप सभी पढ़े हुए हैं, जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट है सब सीरियस होते हैं, पढ़ते हैं। और 365 कहीं ना कहीं ओवरऑल रिवीजन के लिए लाया जाता है कि आप जो पढ़े हैं उसको क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लो। तो ये रिवीजन ही है। अब समझ लो कि जो भी न्यूज आप पढ़े हैं एक साल के अंतर्गत, वो आपको रिकॉलिंग कितना है। वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार एटलीस्ट आप सुन लेंगे ना तो याद हो जाएगा। जितने बार सुन लेंगे, ईयरफोन लगा के इत्मीनान से कहीं बैठ जाना, उसको सुन लेना, 2 से 3 बार सुनना, फिर लिखने का कोशिश करना कि मैंने क्या सुना था, क्या सुना था। ऐसे ही पढ़ाई होती है, ठीक है। एंड मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं चाहूंगी आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं सबका मतलब सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सब कोई बड़ी उम्मीदें लेकर के आती है गांव छोड़ के शहर में, बड़ी दुख के साथ। किसी न किसी के सपने से जुड़ी होती है, किसी के माँ बाप की, किसी की, हर चीज़ की। मैं यही चाहूंगी आप लोग यार मेहनत करो, डेली डेली फेस्टिव वगैरह थोड़ा मनाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा करो। सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे फेस्टिव आएंगे, बहुत सारे दोस्त यार बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेहनत करो ज़्यादा पढ़ाई पे, ठीक है। एंड मैं ज़्यादा समय आप सभी के किल नहीं करूँगी क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी पढ़नी है। एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ यू प्रॉपरली। एंड फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।